बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इजाज़ हाउस में हमारे मेहमान हैं स्काई नॉट के फाउंडर और को फाउंडर। ये दोनों नौजवान, इन्होंने लम्स के इनका स्टार्टअप है और इन्होंने लम्स से वो जो 6 माह का इंक्यूबेशन इन्होंने किया था लम्स से, और वहीं से इन्हें रास्ता मिला। इनसे अभी बात करते हैं। हमारे जो दोनों दोस्त हैं फरीद मोहिउद्दीन सैयद और कैसर हमज़ा कैसर। हाँ जी, हमज़ा कैसर फाउंडर हैं और फरीद को फाउंडर हैं। यकीनन ये बड़ी कमाल टीम है और ये आए थे तशरीफ़ लाए इजाज़ हाउस, तो मुझे इनकी जर्नी बड़ी कमाल लगी और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली। तो मैंने सोचा कि इस सारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड कर लें और पाकिस्तानी नौजवानों तक पहुँचाएँ, ताकि आप भी समझें कि पाकिस्तान में ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अपने स्टार्टअप की वजह से पूरी दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं। तो गुज़श्ता दिनों UNO ने पाकिस्तान में ग्रीन स्टार्टअप एक कंपटीशन करवाया था, तो उसमें पूरे मुल्क में जो एक ही स्टार्टअप उसमें क्वालिफाई किया वो यही दोनों नौजवान हैं। तो ये पाकिस्तान में फार्मिंग में इनकलाब लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये ख़ुद समझाएंगे हमारे सुनने वालों को सादा अल्फाज में कि इनके स्टार्टअप से हमारे मुल्क में क्या इनकलाब आने वाला है और किस तरह हम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ जी, हमारा जो स्टार्टअप है मेनली क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहा है। एग्रीकल्चर के अंदर हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम ड्रोन से क्रॉप एनालिसिस और क्रॉप स्प्रेइंग पे काम करते हैं, जिससे आपकी रिसोर्सेज की भी बचत होती है स्प्रे वगैरह की, और साथ साथ आपकी यील्ड भी इंक्रीज़ होती है। इससे इन टर्न कार्बन फुटप्रिंट जो है हमारा वो कम होता है, क्लाइमेट चेंज से कम्बैट करने में मदद मिलती है। मेन हमारा आइडिया ये है, जो क्लाइमेट रेजिडेंट प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, सुन के बड़ा फ़ख्र हुआ आप पे। और मेरा यकीन है कि पाकिस्तानी नौजवानों ने अगर दुनिया भर में फ्रीलांसिंग में तीसरी बड़ी कम्युनिटी का अंदाज़ा हासिल कर लिया है, तो इससे उनके टैलेंट का अंदाज़ा होता है कितने टैलेंटेड है। अच्छा, आपने कैसे सोचा, क्योंकि आम बंदे की समझ नहीं आता कि क्लाइमेट चेंज को क्या मसला है। हाँ जी, इसको तो लोग मसला समझ भी नहीं रहे अभी। हाँ जी, तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि हम इस पर काम करें, स्टार्टअप बनाएं, और इसकी ज़रूरत का आपको कैसे पता चला? अब मेरा ताल्लुक ना एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, हमारी सारी फैमिली एग्रीकल्चर से ताल्लुक है पुराना। अच्छा अच्छा। और मैंने खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो मैंने देखा कि इस दोनों चीज़ों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं और किस तरह आगे लेके चल सकते हैं इस चीज़ को। हम जब भी अपने गांव में जाते थे वहाँ पे हम देखते थे कि अब रिसेंटली ईयर्स के अंदर ना काफ़ी क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर और किसानों को नुकसान हो रहा है। जिस तरह कुछ दिन पिछले ही साल बारिशें कॉन्स्टेंटली बारिशें होती रही और किसान वगैरह फर्टिलाइज़र या कोई स्प्रे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से बारिश की वजह से वो कॉन्स्टेंटली वॉश अवे हो जाता था, जिसकी वजह से वो स्प्रे नहीं कर पाते थे। फिर कोई अगर बीमारी लगी हुई है तो वो उसको काउंटर नहीं कर सकते थे, इससे उनके क्रॉप्स का नुकसान हुआ। अभी रिसेंटली भी सर्दियों के अंदर स्मॉग का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर था, तो एक पूरा महीना निकली ही नहीं धूप वगैरह, जिसकी वजह से क्रॉप्स की जो ग्रोथ वगैरह है वो काफ़ी डिले होगी और काफ़ी उसका नुकसान हुआ। तो इस तरह की चीज़ें देखते हुए हमें एहसास हुआ कि क्लाइमेट चेंज के अंदर कुछ करना चाहिए, वरना पाकिस्तान के अंदर फूड सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर के अंदर नुकसान हो जाएगा और हमें उस तरफ से भी देखना पड़ेगा, नुकसान देखना पड़ेगा। बाकी अगर हम देखें 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे तो ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल लोग इफेक्ट हुए थे। तो उसमें फूड सिक्योरिटी का मसला भी बन गया था, अच्छी खासी क्रॉप्स वगैरह भी डिस्ट्रॉय हुई थी। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में काफ़ी सारे डिजास्टर वगैरह आ रहे हैं। अभी रिसेंटली भी हम देख रहे हैं कि फ्लड्स वगैरह, गैर मौसमी बारिश और इस तरह की हर चीज़, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं और हमें इस चीज़ को टैकल करना चाहिए अब। बिल्कुल से आपने कहा, इन दोनों मीडिया पे भी बड़ा हम सुनते हैं और हमारी हुकूमत भी बड़ी संजीदा लग रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से काम करने पे। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारा सबसे बड़ा मसला भी यही होने वाला है। हाँ जी, जिसको शायद लोग उतना सीरियस अभी नहीं ले रहे। अच्छा, जब आप पिछले दिनों UNO की कॉन्फ्रेंस में आपको बुलाया उन्होंने दुबई, और आप दोनों गए स्पॉन्सर्ड विजिट पे, हाँ जी, तो कितना अच्छा लगता है जब दुनिया भर में आप पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे कर रहे होते। तो कैसा आपको लगा वहाँ पे लोगों से मिल के और दुनिया भर के लोगों के ख्यालात सुन के? हाँ, वहाँ पे हमें काफ़ी एक्सपोजर भी मिला और काफ़ी अपनी बात कहने का मौका भी मिला। वहाँ पे हमें स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिली थी, जहाँ पे हमने फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर हमेशा आता है जो इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से, लेकिन हमारा इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है क्लाइमेट चेंज के अंदर जितनी हम डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट होते हैं। तो बाकी लोग भी ये इस बात को करते हैं एहसास वगैरह। और हमारी गवर्नमेंट का भी शरीर ईमान ने रिसेंटली काफ़ी 2022 में काफ़ी इसके लिए एडवोकेट किया था। लॉस एंड डैमेज फंड उन्होंने उसके लिए मोबिलाइज़ करवाया और काफ़ी अच्छी उनकी सारी NDAs वगैरह थी और काफ़ी अच्छा काम था, जिसकी वजह से
काफ़ी पाकिस्तान का नाम है क्लाइमेट चेंज इस चीज़ के अंदर, और ये हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए और हमें क्लाइमेट चैंपियन के तौर पे सामने आना चाहिए। मतलब लोग समझते हैं कि नहीं, समझ आ गई है इस बात की कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और आपका कहना है कि हमें फ्यूचर में इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हाँ जी, ये वैसे तो पूरी दुनिया का इशू है। ये बताएं बेटा आपकी, जिस तरह आप कहते हैं कि जो स्प्रे है कंट्रोल्ड होगा जब हम ड्रोन के थ्रू करेंगे, हाँ जी, तो उससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा ना, इन्वायरमेंट उस तरह ख़राब नहीं होगी जिस तरह हम अंधाधुंध स्प्रे कर रहे होते हैं बगैर किसी मेजरमेंट के। हाँ जी, तो आप वहाँ करेंगे जहाँ ज़रूरत है, हाँ जी, तो इससे ना सिर्फ स्प्रे बचेगा गैर ज़रूरी, बल्कि बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। हाँ जी। तो ये आम किसान को कैसे समझ आएगी, ये जो कि उतना इलिटरेट है और उसके पास उस तरह का नॉलेज नहीं है, तो कैसे आप समझा पाएंगे उसे? अगर आप समझेगा, आपके सामने एक किसान बैठा है सादा, तो किस तरह आप 2-4 जुमलों में से बताना चाहेंगे कि उसमें उसका कितना फ़ायदा है? किसानों को ये बात ठीक है कि समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनको नज़र आए कि उनको मॉनेटरी बेनिफिट है इस चीज़ के अंदर, तो वो उस चीज़ को उसी वक्त अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर उनको पता चलेगा कि उनसे इससे उनके पैसे बचेंगे और उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो अगर यही उनके लिए आर्गूमेंट काफ़ी होता है कि वो चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। नहीं, बड़ी अहम आपने बात की, उन्हें पता चले कि हमारे पैसे भी बचेंगे और फसल भी पहले से बेहतर होगी, ज़्यादा होगी, और फ़ज़ा को भी नुकसान नहीं होगा। ये शायद उन्हें समझ ना भी आए, लेकिन पहली 2 बातें उनको समझ आने वाली हैं। हाँ जी। अच्छा, कैसे क्लाइमेट चेंज पे इसका इम्पैक्ट है? जो हम स्प्रे ज़्यादा करते हैं तो उससे कैसे मुतासर होती है हमारी क्लाइमेट? अब स्प्रे ज़्यादा करने से ये होता है कि स्प्रे जब बनाने में, जब फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में काफ़ी ज़्यादा कार्बन एमिशंस होती हैं। एक तो ये उस चीज़ को कम करता है कि जो बनाने के अंदर एमिशंस वगैरह हो रही हैं। इसके अलावा जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो आपकी क्रॉप यील्ड्स को इंक्रीज़ करती है, तो आपको यील्ड वगैरह बेहतर मिलती है। जहाँ पे स्प्रे की ज़रूरत है, जहाँ पे आप वो क्रॉप एनालाइज की गई, जहाँ पे जितनी स्प्रे की ज़रूरत है उसको उतने ही न्यूट्रिएंट्स मिले, ताकि वो सबसे बेहतर ग्रो की, और उसने अपना न्यूट्रिएंट्स जो रिसोर्सेज हैं उसको भी कंजर्व किया, उसका लिमिटेड और कम से कम यूज़ किया जितना करना चाहिए। अच्छा, आपको हुकूमत की तरफ से भी, जिस तरह यूएनओ ने एक्नॉलेज किया आपको, आपने कंपटीशन जीता, हमारी गवर्नमेंट ने भी आपको अप्रिशिएट किया है, या किसी तरह की सपोर्ट आपको मिली इस आइडिया पे कि 2 नौजवानों ने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा आइडिया है? हाँ तो किसी ने रब्ता किया आपने हमारी हुकूमत की तरफ से भी? हाँ जी, रिसेंटली अभी हमें इग्नाइट की तरफ से मोरक्को का एक गाइटेक्स अफ्रीका का ट्रिप ऑफर हुआ है। अच्छा। यस, हम वहाँ पे, वो एक इवेंट है टेक से रिलेटेड, वहाँ पे एग्री टेक का भी काम है, और अफ्रीका वैसे ही एग्रीकल्चर की काफ़ी बड़ी मार्केट है, तो अब हम उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, हाँ वाह। जी, ये बाकी जो हम ये यूएन की इवेंट पे गए थे, उसका बैच भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, पार्टी बैच हमें मिला था, जो गवर्नमेंट देती है, तो उधर भी हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था उस चीज़ के अंदर, COP28 की जो कॉन्फ्रेंस है उस चीज़ के अंदर। अच्छा, अभी आप करने जा रहे हैं कोई कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में, कि ये जो विजन है ये आम लोगों तक फैले, हाँ जी। तो उसमें क्या एजेंडा है? उस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे आप? आम लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, या कोई ख़ास तादाद में लोगों को बुला के आप मोटिवेट करेंगे? हाँ जी, जिस इवेंट में हम बाहर गए थे, एक कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, यस, COI18 पे मैं सेलेक्ट हुआ था और हम वहाँ पे गए थे। वहाँ अब उसी का ना एक लोकल वर्जन होता है, LCOI, लोकल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ, और एक होता है RCOI, रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ यूथ। दोनों हमारे पास हैं, एपेक रीजन की, और जो पाकिस्तान की LCOI वो हमारे पास है करने के लिए। अब पाकिस्तान में हम ये करना चाह रहे हैं कि हर प्रोविंस के अंदर एक जो उसके कैपिटल हैं, जिस तरह पंजाब में लाहौर या गिलगित वगैरह में, कश्मीर में एक दिन का इवेंट करेंगे, जिस पे हम सारी लोगों को बुलाएंगे और वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस देंगे, और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे कि ये यूएन वालों से किस तरह लिंक करती है, यूएन का किस तरह पार्ट है, और क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इस जितनी भी ग्रीन जॉब्स वगैरह हैं, बाकी इस तरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सारी उस पर बताएंगे। और फिर हम एक अगस्त के अंदर, 2 से 4 अगस्त टेंटेवली, वहाँ पे हम एक नेशनल इवेंट करेंगे, जिससे हम पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाएंगे, और फिर वहाँ पे उनको डिफरेंट क्लाइमेट चेंज के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया, उन डिफरेंट स्पीकर्स आए जिन्होंने बताया, अवेयरनेस दी, लोगों को ग्रीन स्किल्स के बारे में बताया, या कोई अगर एक्टिविटी हो सकती है वो चीज़ करवाई। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जितनी भी क्लाइमेट चेंज के डोमेन के अंदर आती हैं, वो सारी हम एक ही अम्ब्रेला के अंदर करना चाह रहे हैं, ताकि हम हमारी यूथ को भी मोबिलाइज करें, और वैसे भी क्लाइमेट चेंज का। जी, जो रीजनल आप यूथ कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, इसमें कितने मुल्कों से लोग शामिल होंगे? इसमें एपेक रीजन के सारे मुल्क शामिल हैं, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ जो हैं एपेक रीजन के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर आते हैं। अच्छा, 60 कंट्री से लोग आएंगे, और होस्ट आप कर रहे होंगे एज पाकिस्तानी? हाँ जी, होस्ट हम कर रहे हैं, और बाकी जो
बाकी कंट्री से भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं हमारे साथ, जिस तरह श्रीलंकन मिनिस्ट्री हमारे साथ है, हम श्रीलंका के अंदर ये वाली इस दफ़ा होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक तो है। वहाँ पे उनकी जो लोकल की ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हमें मिलकर सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के अंदर, उसको ऑर्गेनाइज करने के अंदर। ये पाकिस्तान में भी हो सकती थी कि अगर 60 मुल्क यहाँ आते और हाँ जी, हो सकती है। अगली साल इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर करेंगे। अच्छा, हाँ मेरी ख्वाहिश है जी, चूँकि जहाद लैब्स का भी ये मकसद है कि हम पाकिस्तान में IT इकोसिस्टम बिल्ड करें और पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के वाले से दुनिया भर में हमारे बच्चों के जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सकें। तो हम भी आपके साथ हैं, जहाद औ साहब का अपना है। और मैं चाहूँगा कि फरीद से भी पूछें कि तुम चूँकि को फाउंडर और आप दोनों की मुश्तरका एक जर्नी है, तो तुम कैसा महसूस करते हो, क्या सोचते हो? ये तो एक काश्तकार का बेटा है, इसने घर से भी देखा और फिर इस नस्ल से पढ़ा हुआ है। आप लम से ही पढ़े जहाँ आपको उन्होंने इनक्यूबेशन सेंटर की सहूलत दी। तो आप सुनने वालों को बताएं कि इनक्यूबेशन सेंटर कितना ज़रूरी होता है। कोई 6 माह आपको ज़हनी तौर पे यहाँ तक ले आए कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं अभी दुनिया भर में। जी, पहले आपने बात की कि हमजा जो है वो काश्तकारी के साथ मुंसलिक है। मेरे ख्याल से कि अगर आप काश्तकारी के साथ मुंसलिक नहीं भी हैं, अगर आप बतौर पाकिस्तानी सोचें तो हम बचपन से ये सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, मगर अलमिया ये है कि हमारी 40% लेबर हालांकि एग्रीकल्चर में काम करती है, हमारी ज़्यादातर आबादी गाँव के अंदर रहती है, फिर भी हमारा मुल्क खुराक के मामले में खुद कफील नहीं है। पिछले साल हमने 8 अरब की सिर्फ गंदम खुराक हमने इंपोर्ट की थी और वो पाकिस्तान की इकॉनमी पे काफ़ी बड़ा बर्डन है। तो ये एक मसला, खुराक का मसला एक पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में होना और उसका कोई सोल्यूशन मौजूद ना होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हमने सोचा कि इसके बारे में कोई काम करना चाहिए। और फिर आपके जहन में एक आइडिया आता है तो सिर्फ आइडिया को अमली जामा भी पहचाना होता है, और उसके लिए अगर इंक्यूबेशन सेंटर आपको कोई रहनुमाई मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए जो आपको ये बताए कि आपने इस आइडिया को सिर्फ आइडिया से एक्शन और किसी टेंजिबल चीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो NIC लम्स में हमें 6 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मिला, उसके अंदर उन्होंने हमें डिफरेंट मॉड्यूल्स पढ़ाए कि आपने अपने आइडिया को फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है, आपने कस्टमर्स तक कैसे अपनी आउटरीच करनी है, और आपने अपने फिर आइडिया को मार्केट कैसे करना है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज़ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अवेयरनेस है। अगर आवाम को ये बात ही नहीं मालूम कि एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है तो फिर आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमारा स्टार्टअप दोनों काम कर रहा है। हम पहले अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह हम ये कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं पाकिस्तान में लोकल लेवल पे भी, और फिर एशिया पैसिफिक ग्लोबल लेवल पे भी, और फिर उस प्रॉब्लम की अवेयरनेस रेज करने के बाद हम उसका सोल्यूशन भी ऑफर करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ये बहुत हॉलिस्टिक अप्रोच है जिससे हम सिर्फ बातें करने से आगे जा रहे हैं और एक प्रॉब्लम का हल आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया जी, कितना अच्छा फरीद ने बताया, एक्सप्लेन किया। और मैं इकबाल की इस बात को लेके आज की इस गुफ्तगू को कंक्लूड करूँगा। जितने प्यारे इनके ख्याल आते हैं, जितना अच्छा प्रोजेक्ट है, इनसे अलग से भी एक हम पूरा पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन इकबाल के शेर से कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, अपने मेज़बान आज़म वालों को इजाज़त दें और इन बच्चों के साथ मिल के आइए इनकी बात को समझें, इस फ़लसफ़े को आगे लेके चलें कि ये मुल्क जो है इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ अपने नौजवानों को पहचानना है और उनके पीछे होके चलना है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये भी इकबाल ने कहा था, आइए इनको उस्ताद बना लें और इनके पीछे चलें ताकि पाकिस्तान का टैलेंट दुनिया को पता चल सके। बहुत शुक्रिया।